सांख्य कारिका कक्षा 18। प्रारंभ से ये एक विषय को लेकर के चल रहे हैं और हमेशा हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रतिज्ञा है प्रारंभिक कि व्यक्ता व्यक्त ज्ञेय विज्ञानात् दुख की अत्यंत निवृत्ति हो सकती है। दृष्ट साधनों के द्वारा वो काम नहीं हो सकता, केवल मात्र व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय के विज्ञान से ही हमको आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकती है। उसी प्रक्रिया में व्यक्त और अव्यक्त के स्वरूप को बतलाया, व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञेय के स्वरूप को बतलाते हुए उनके अस्तित्व के लिए किसी न किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो प्रमाण की चर्चा की। और कोई कहे कि ये तो कभी दिखाई नहीं देते, तो ऐसी चीज़ को हम कैसे माने, तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है प्रकृति की। ऐसा नहीं है कि उसके अभाव होने से सत्कार्यवाद माने मूल जितना भी मूल मौलिक अस्तित्व है जिसको हम अव्यक्त कहते हैं, उसमें व्यक्त के समस्त प्रकट होने की शक्ति निहित है। कार्य जितना भी कार्य जगत है वो मूल में रहता है, कार्य कारण में रहता है। कारण के कई स्तर हैं, तो वो अलग अलग स्तरों पर कार्य अपने कारण में रहता है। और ये बहुत सारे कारण, बहुत सारे हेतु हैं जिनके कारण से सूक्ष्म चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। उसको भी गणना करवाई और हेतु सहित ये सिद्ध किया कि कार्य सत्य कैसे है अपने कारण में। व्यक्त और अव्यक्त के भिन्न भिन्न धर्म 10वीं कारिका में बतलाए। 11वीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म बताते हुए पुरुष का वही धर्म सिद्ध किया कि व्यक्त और अव्यक्त से जो पुमान है वो अलग धर्म वाला है। त्रिगुण है व्यक्त और अव्यक्त, और पुरुष है अत्रिगुण। त्रिगुण है व्यक्त और अव्यक्त अविवेकी है, माने त्रिगुण का अव्यक्त, त्रिगुण का जो दृश्य है, जो व्यक्त है, उससे अविविक्तता रहती है, और इधर व्यक्त की त्रिगुण से अविविक्तता रहती है। माने ये परस्पर एक दूसरे के से अभिन्न रहते हैं। विविक्त माने भिन्न, अविविक्त। इधर जो दृश्य है वो अपने मूल कारण से अविविक्त रहता है, और कारण भी कार्य से अविविक्त ही रहता है। एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि ये देखो ये कारण है, ये कार्य है। जबकि जो पुमान है उसको हम बता सकते हैं कि ये पुमान प्रकृति से विविक्त है। ध्यान आदि के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उससे अलग परिवर्तनशील जो दृश्य है या व्यक्त है, दृश्य और व्यक्त कहो एक ही बात है। दृश्य या व्यक्त से जो पुमान है उसको विविक्त अनुभव किया जा सकता है। व्यक्त अव्यक्त विषय हैं, पुमान अविषय है। ये सामान्य है, वो असामान्य है। प्रत्यक है, ये अचेतन है, वो चेतन है। ये प्रसव धर्मी है, वो अप्रसव धर्मी है। ये सारी बातें मूलतः उस तरफ ही ले जा रही हैं हमारे को कि हम कैसे इनके ज्ञान के द्वारा दुखों से मुक्त हो सकते हैं। माने इनकी जो प्रक्रिया है उसको हम ये कह सकते हैं
कि नेति नेति के द्वारा, जैसा कि सांख्य में सूत्र भी मिलता है, नेति नेति इति त्यागाद विवेक सिद्धि, और स्वयं आगे चल करके ये भी बताएंगे नेति नेति इति त्यागाद विवेक सिद्धि को ही प्रकारांतर से इन्होंने भी एक शब्द से कहा है, नास्मि नैमे नाहम। एक कारिका में ये बात कही है आगे चल करके कि नास्मि नैमे नाहम, जिसको मैं मेरा मेरा कहता हूँ वो मैं नहीं है, जिसको मैं कहता हूँ वो भी मैं नहीं है, जिसको अस्मि अस्मि कहता हूँ वो भी मैं नहीं है। इस तरह से जब हम अपने विशुद्ध रूप में पहुँच जाते हैं तो केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, उस समय केवल ज्ञान उत्पन्न, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान माने प्रकृति से अमिश्रित ज्ञान, जो ज्ञान सबका प्रकाशक है वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब हम नास्मि नैमे नाहन की प्रक्रिया से, और इसको विचार पथ भी कहते हैं, विचार पथ के द्वारा जब हम उधर जाते जाते उधर पहुंच जाते हैं तो ये सब उधर ही ले जाएंगी ये चीज़ें। ये यहाँ पर पूरे सांख्य को हम पढ़ जाएंगे। भावना प्रधान जो एक प्रणाली होती है, जो बहुत ही सशक्त प्रणाली है, उसको यहाँ छेड़ा नहीं गया है। भावना प्रधान जो एक प्रणाली होती है कि ये सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसे हम भावना बनाते हैं अपने भीतर कि सब उसी का ये खेल है, हम भावना बनाते हैं। उस भावना वाली शैली में ये नहीं है, ये खोज कर रहे हैं अपने केंद्र की तरफ जाने की। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये जो पंचभूत हैं मेरा स्वरूप नहीं है, ये इंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं है, ये मन मेरा स्वरूप नहीं है, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, बुद्धि भी, जिस बुद्धि से मैं इतना ज़्यादा विश्लेषण कर रहा हूँ वो बुद्धि भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे करते करते शांत होना चाहते हैं, और उसमें व्यक्त और अव्यक्त के गुण धर्मों को भी बीच में बताने की ज़रूरत पड़ी। उसमें जो त्रिगुण की बात आई, अब ये जो कारिका अगली हम पढ़ रहे हैं 12वीं, इसमें गुणों का निरूपण कर रहे हैं कि गुणों में क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, गुणों का क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं। प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा, ये गुणों का स्वरूप है। प्रीति अप्रीति विषादात्मका, प्रीति अप्रीति और विषाद स्वरूप है जिनका, ये गुणों का स्वरूप है। प्रीति सत्व का स्वरूप है, अप्रीति रजस का स्वरूप है, विषाद तमस का स्वरूप है। आत्मा शब्द का स्वरूप अर्थ लेकर के इसको हमें समझना होगा। प्रीति अप्रीति विषाद ये स्वरूप या स्वभाव है जिनका, ऐसे होते हैं गुण। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये दूसरी गुणों की विशेषता बता रहे हैं। प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन इस प्रयोजन वाले होते हैं। ये जो गुण होते हैं माने सत्व प्रकाश प्रयोजन वाला है, और रजस प्रवृत्ति प्रयोजन वाला है, और तमस नियमन प्रयोजन वाला है। प्रकाश प्रवृत्ति नियम अर्थ है जिनका, ऐसे होते हैं ये गुण। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, प्रकाश के लिए सत्य होता है, प्रकाश समर्थम, प्रवृत्ति अर्थ रज होता है, और नियम के लिए तम होता है। स्थितौ समर्थम, ऐसा गौड़पाद जो आपके पास पुस्तक भी है उसमें व्याख्या इन्होंने ऐसी की है। ओम गुरु जी। नियमार्थ क्या है गुरु? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ, अर्थ सब तीनों के साथ जुड़ रहा है। नियमार्थ फिर इसमें क्या लेंगे? नियमन करना, नियंत्रण करना, तीनों के साथ अर्थ सब जुड़ रहा है। प्रकाश प्रवृत्ति और ये नियम, नियंत्रण प्रयोजन है जिसका, ऐसा है। अर्थ सब तीनों के साथ जुड़ रहा है। प्रकाश अर्थ है जिसका, प्रवृत्ति अर्थ है जिसका, जिनका बहुवचन में, प्रकाश प्रवृत्ति नियम अर्थ है जिनका, ऐसे होते हैं गुण। प्रीति अप्रीति विषाद स्वरूप है जिनका, ऐसे होते हैं गुण। बहुब्री समास है, द्वंद्व गर्भ बहुब्री। प्रीतिश्च अप्रीतिश्च विषादश्च
प्रीति अप्रीति विषादा। प्रीति अप्रीति विषादा आत्मा स्वरूपम येषाम, स्वभाव येषाम स्वरूपम येषाम एवं भूता गुणा भवन्ति प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च नियमश्च। ये द्वंद्व किया और अर्थ शब्द के साथ बहुब्री। प्रकाश प्रवृत्ति नियमः अर्थः प्रयोजनम येषाम या सामर्थ्यम येषाम। प्रकाश सामर्थ्य है जिनका, प्रवृत्ति सामर्थ्य है जिनका, नियमन सामर्थ्य है जिनका, ऐसे होते हैं गुण। नियमन मानी प्रकाश और प्रवृत्ति को नियंत्रित करने वाले को तमस कहते हैं। प्रकाश और प्रवृत्ति को रोकने वाला, ऐसे समझ लो। जब इनकी प्रवृत्ति, जब तमस की प्रवृत्ति, तमस का जब नियमन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो प्रकाश और क्रिया एक प्रकार से घट जाती है, और क्रिया बहुत बढ़ जाती है तो भी प्रकाश और नियमन घट जाता है, और प्रकाश बढ़ जाए तो क्रिया और जो ये इनको रुकावट डालने वाली जो शक्ति है, नियमन का अर्थ यहाँ पर रोकने के अर्थ में, नियंत्रण करना माने इनको अपना कार्य करने से बाधित करना। प्रकाश और प्रवृत्ति को नियमन करना, अपनी जो स्वच्छंद इनकी जो गति है उसको रोकना। तो प्रकाश को तमस रोकता है, ठीक है। और रजस इसलिए रोक देता है कि रजस में गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गति बढ़ जाए तो उधर जो उसका रुकावट डालने वाली जो शक्ति है वो तो कम हो ही जाएगी, और उधर प्रकाश भी अपने आप ही कम हो जाता है। जब गति जब बहुत बढ़ जाती है, हमारे मन की गति समझ लीजिए, जैसे हमारी बुद्धि की गति समझ लीजिए, तो उसको प्रकाश ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, ज्ञान ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। जी, प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन जो है गुणों का कार्य, तो वो व्यावहारिक स्तर पर किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होता है? जैसे प्रकाश बढ़ता है तो क्या होता है? हाँ, प्रकाश बढ़ती है तो होता क्या है? उसको व्यवहार में ऐसे हम समझ सकते हैं ना कि जैसे प्रकाश बढ़ता है तो हमें चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगती हैं, जैसी हैं वैसी। वो उनको हम डिस्टोर्ट करके नहीं देखते, उनको हैं कुछ और देखें कुछ, ऐसा नहीं होता। हमारी बुद्धि देखने का जो काम कर रही है, तो वो जो देखना है वो जैसा है वैसा, आयुर्वेद में कहा है समम बुद्धिर ही पश्यति। बुद्धि का काम है बिल्कुल ठीक ठीक देखना, पर जब वो क्रिया से या तमस से, माने उसके रोकने वाली शक्ति जो तमस है और जो क्रिया शक्ति है, क्रिया गति शक्ति है, वो जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बुद्धि समम पश्यति वाली बात में नहीं रहती है। गति बढ़ती है तो क्या होता है? गति बढ़ने किस तरह से गति बढ़ेगी? मतलब बुद्धि में गति बढ़ रही तो स्थिरता नहीं रहेगी। प्रकाश जो है वो साफ साफ जो उसका देखने वाला है ना, चीज़ों को ठीक ठीक देखे कि विषयों में दुख है, संबंधों में, ममता में कष्ट है, और राग मोह आसक्ति हमारे लिए दुख का कारण है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं दिखाई देगा। और इस परिवर्तनशील तत्व से अलग हमारे भीतर एक अपरिवर्तनशील तत्व भी है। बुद्धि इस तरह से वो आकलन नहीं कर पाती कि ये मेरा गति, बुद्धि की गति जब बढ़ जाती है, बुद्धि की गति जब बढ़ जाती है जी, बुद्धि में रजोगुण जब बढ़ जाता है या तमस बढ़ जाता है, तो त्रिगुणात्मक हैं सारी चीज़ें। ये जी, जो भी महदादी हैं वो त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुण बताया था ना अभी, इससे पहली कारिका में ये बतलाया कि व्यक्त और अव्यक्त का ये साधर्म है कि अव्यक्त तो त्रिगुण है ही, पर व्यक्त में भी वो त्रिगुण धर्म है। त्रिगुण की जो प्रणाली है वो व्यक्त के अंदर भी काम करती है। तो जब हम
चीज़ों को देखना चाहते हैं और उस समय हमारी बुद्धि में क्रिया बढ़ जाए तो वो ठीक नहीं देख सकती। हम देखना चाहते हैं बुद्धि के माध्यम से कि ये जो इंद्रियां हैं वो किस प्रयोजन के लिए हैं, तो ये इंद्रियां सुख लेने के लिए हैं ऐसा दिखाई देगा। बुद्धि को ये दिखाई देगा, बुद्धि में यदि गति बढ़ जाए तो फिर बुद्धि को ये दिखाई देगा कि ये इंद्रियां और ये विषय और ये पदार्थ जो भी हैं, ये क्रियाएं, ये सुख लेने के लिए। और हमारी बुद्धि ये देखेगी कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसे विभाजन करके देखेगी। जब गति या तमस ज़्यादा है तब, और बुद्धि में सत्व प्रधान होगा, तो इस गीता में भी और सारे शास्त्रों में बिल्कुल ऐसा ऐसा बताया कि जब बुद्धि में ज्ञान की प्रकर्षता होती है, मानी बुद्धि में सत्व प्रधान होता है, ये तो बहुत ही स्पष्टता से वहाँ पर 18वें अध्याय में, कि बुद्धि जब सत्व युक्त होती है तो कैसी देखती है, रजस युक्त होती है तो बुद्धि कैसा देखती है, तमस युक्त होती है तो कैसा देखती है। ये बिल्कुल एकदम से वो समझ में आता है कि ये ऐसा ही है। तो प्रकाश प्रवृत्ति, इसको हम अपने उसके साथ, जीवन के साथ देख सकते हैं। जब हमारे अंदर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं तो रजस प्रवृत्त हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है हमारा। जब मुझ में कोई इच्छा होती है कि मैं ये कर लूँ, ये बन जाऊं, तो वो तब गुणों की क्रिया जो है वो बढ़ गई है, रजस की क्रिया बढ़ गई, रजस की। जी हाँ, ऐसा ऐसा मान सकते हैं। 14वें अध्याय में गीता में वही एक एक गुण का अलग अलग भी बताया है कि ये रजस की क्रिया बढ़ती है तो कैसे क्या परिणाम होते हैं, सत्व की स्थिति बढ़ती है तो क्या परिणाम होते हैं, तमस की स्थिति बढ़ती है तो क्या परिणाम होते हैं। और इस शास्त्र में सुबह उठते हैं तो ऐसे थोड़ा और सो लें और सो लें, तो ये बुद्धि में जो विचार आ रहा है तब ये तमस प्रधान, ये तमस की क्रिया बढ़ रही है, माने तमस का कार्य बढ़ रहा है, उसको गति को रोक रहा है वो। माने जैसे उठने के लिए चलते हैं तो तमस कहता है अभी थोड़ी देर और रुक जा, अभी उठता हूँ, थोड़ी देर रुक जा। तो बुद्धि में जो ये आया, ये जो है तमस ने पैर खींच लिया, नियमन करता है ना, रजस का नियमन करता है। और बुद्धि कहती है कि पूरा बहुत ही आनंद आएगा, सुबह उठेंगे तो सारी दिनचर्या बढ़िया होगी। तो वो कहता है कि रात को, तमस कहेगा कि रात को देर हो गई थी, कल नींद नहीं आई थी, और आज फिर मैं उठ जाऊंगा तो फिर दिन में काम नहीं हो पाएगा, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। फिर तमस उसको रोकता है। तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ और एक साथ रहते हैं। अब एक और बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं, अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। और ये जो गुण होते हैं, अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन, अन्योन्य मिथुन वृत्ति वाले होते हैं ये गुण। कुछ आचार्य इस वृत्ति को भी अन्योन्य के साथ जोड़ करके व्याख्या करते हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कि अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन, 1 2 3 4 बातें कही गई हैं। कुछ ये कहते हैं कि 5 कही गई हैं। माने शब्द तो यहाँ पर हमारे सामने है ही, समस्त पद है और अर्थ दोनों भी निकल सकते हैं। तो अन्योन्य अभिभव। ओम जी गुरु जी, ये जो सत्व होता है ये ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रकाश का। तो जैसे हमारे मन में कोई विचार आता है उस समय तो सत्व ही होता है कि रजस भी हो जाता है? क्योंकि तो बहुत ही सूक्ष्मता से इधर से उधर होते रहते हैं। क्योंकि रजस जब तो जिस एक एक क्षण में ना, आप एक बात ये समझो कि हमारे चित्त में ये गुणों की जो क्रिया होती है ना, एक एक क्षण में होती है, एक एक क्षण में होती है, एक क्षण में होती है। एक क्षण में एक गुण यदि आ रहा है, काम कर रहा है, तो अगले क्षण वही आए ऐसा साधक तो कर सकता है।
पर सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो भी जाता है, नहीं भी होता है, अपने हिसाब से गुण चलते रहते हैं। तो दूसरे क्षण भी वही, तीसरे क्षण में इसी का नाम एकाग्रता होती है। तो एक क्षण यदि हमारे को किसी चीज़ में ठीक ठीक दिखाई भी दे भी गया तो हो सकता है कि अगले क्षण कोई दूसरी चीज़ आ जाए। इसलिए कहा है ना, क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा, अक्लिष्ट छिद्रेशु से क्लिष्टा। ये जो पीछे एक व्यास भाष्य में एक सूत्र पर यह बात आई है कि ये जो वृत्तियाँ होती हैं ना, क्लिष्ट रूप होती हैं, अक्लिष्ट रूप तो होती हैं, पर क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में अक्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में क्लिष्ट वृत्ति बराबर घुसती रहती हैं। तच्छिद्रेशु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य। उसके जो छिद्र हैं, छिद्र यही है कि एक वृत्ति के बाद दूसरी जो वृत्ति उठती है तो वो जरूरी नहीं कि वही उठे, गुणों के अपने प्रवाह से वो बदलती भी रहती हैं स्वाभाविक रीति से। तो ये सत्व का जो स्वरूप हो गया, ये केवल विचार रूप होता है कि अच्छे कार्यों के विचार को सत्व कहते हैं, ऐसा? जी। और रजस तो क्रिया स्थिति वाला भी ये होता तो बुद्धि और मन और इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर है। पर जब हम किसी पदार्थ में सत्व देखेंगे तो उसका रूप होगा कि उसमें लघुता है। आयुर्वेद में जो गुण दिखाए हैं ना, उसमें लघुता है, उसमें शीतवीर्यता है, उसमें ऐसा ऐसा है पदार्थ में। उस सत्व के कारण से उस पदार्थ में वो चीज़ है। जैसे गाय का दूध है तो उसमें 10 गुण बताए जैसे, तो उसमें शीतलता है, उसमें जो गुण दिखाए हैं ना, वो सत्व के कारण से वो विशिष्ट गुण जो हमारे जीवन को स्टेबल करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख देते हैं, सुख बढ़ाते हैं। तो सत्व, मैं बुद्धि वाले विषय पर ही आता हूँ। तो बुद्धि वाले विषय पर तो जो अच्छे विचार होते हैं वो केवल विचार, अभी उनका हमने क्रियान्वयन नहीं किया। तो क्योंकि जैसे क्रियान्वयन करते हैं तो उसको हम फिर रजस में गिनते हैं। जैसे विचार आया, अच्छा विचार भी आता है और बुरा विचार भी आता है जी। मन में अच्छा विचार आता है तो हम कहते हैं सात्विक विचार आया जी, सत्व प्रधान हो गया जी। लेकिन उसी समय अगर कोई उसी विचार के विरोधी कोई विचार आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, वो उस समय तमस। नहीं, वो विचार जो आया है वो तो बुद्धि का ही धर्म है, पर उसमें बुद्धि ठीक नहीं देख पा रही, रजस की क्रिया बढ़ गई या तमस के द्वारा उस पर नियंत्रण हो गया, तमस ने उसको आच्छन्न कर लिया। ठीक ठीक जो देखने की क्वालिटी थी ना, तो व्यास भाष्य में एक शब्द आता है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ये जो चित्त है, हमारी बुद्धि है, वहाँ चित्त शब्द अंतःकरण के लिए समझ लीजिए, है तो प्रख्या रूप, है तो ज्ञान रूप, माने सत्व की प्रधानता वाला है। पर जब रजस और तमस बढ़ गए तो फिर ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, ऐश्वर्य और विषय अच्छे लगने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ऐश्वर्य होने से ही सुखी होगा, विषय होने से ही सुखी होगा, ऐसा लगने लगता है। यानी विचार आना तो सत्व, रजस और तमस, इन तीनों स्थितियों में विचार आते हैं। एक बात, सत्व स्थिति यानी अच्छे विचार आए तो सत्व है। जब हम उस अच्छे विचार के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तब वो रजस स्थिति होती है कि कार्य कर रहे हैं, गति अवस्था आ गई, कि विचार अवस्था में भी रजस स्थिति होती है? नहीं, थोड़ा कार्य करने के लिए रजस चाहिए थोड़ा, पर यह है कि वो सत्व के द्वारा जब सत्व का प्रभाव उसके ऊपर रहता है, उस रजस के ऊपर, तब तो रजस सही कार्य होगा, हमारे द्वारा जो कार्य होगा वो सही होगा। और तमस इतना हो कि वो उसके माने उसका जो स्थिति है उसको बनाए रख सके, सत्व की स्थिति को बनाए रख सके, उसको धारण करता रहे, उसको सहारा देता रहे। ये नहीं कि उसको खींच करके नीचे ले आए। अभी ये अगली पंक्ति में यही बताया जा रहा है कि ये एकदम से एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं और एक दूसरे का सहारा भी देते हैं। ये जो अगली पंक्ति हम पढ़ रहे हैं ना इस कारिका की, उसमें यही बता रहे हैं कि ये अभिभव भी करते हैं और एक दूसरे का आश्रय भी बनते हैं और एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं और एक दूसरे के लिए मिथुन होकर के काम करते हैं, मिल करके भी काम करते हैं। इसमें अलग अलग भेद में थोड़ा सा मुझे थोड़ा जो है ना समझ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। एकदम से अलग अलग भेद करते हैं, जैसे कि भाई सत्व हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया, एक बात। दूसरी बात आई कि रजस कार्य स्वरूप क्रिया हो गई।
और तमस कहते हैं उस क्रिया को रोकने वाला हो गया। तो तीनों चीज हो तो ज्ञान से ही रही है जी। तो उस स्थिति में अच्छा कार्य करेंगे तो ठीक है, सत्व अधिक है उस स्थिति में कि, लेकिन जब हम सत्व में, तमस में और रजस में भेद करते हैं तो किस आधार पर इनको कर रहे हैं कि? वो तो आपने बता ही दिया कि इसमें भी लिखा ही है प्रकाश प्रवृत्ति। जी, इसमें समस्या ये हो रही है कि सत्व, रज और तम, सत्व के एक गुण को हम देख रहे हैं। सत्व का एक गुण है प्रकाश। जब सत्व का एक गुण देख रहे हैं प्रकाश, वो प्रकाश अलग गुण हो गया। और जब सत्व को प्रीति गुण को देखेंगे तो प्रीति गुण अलग है, क्योंकि सत्व रज तम ये तीनों पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। अब उस द्रव्य में अनेक गुण होते हैं, तो एक गुण बताया सत्व का, वो प्रीति गुण है। श्लोक का जो पहला जो अनुच्छेद है जी, प्रीति अप्रीति विषादात्मका, तो सत्व का प्रीति यानी सुख गुण बताया, और रज का अप्रीति दुख गुण बताया, और तम का विषाद मोह गुण बताया। ये तीनों गुण अलग अलग हैं, ये अलग बात हो गई। फिर अगली बात में प्रकाश प्रवृत्ति नियम जो बताए, ये अलग गुण है। प्रकाश अलग गुण है और प्रीति अलग गुण है। ऐसे ही प्रवृत्ति अलग गुण है, अप्रीति अलग गुण है, और नियम अलग गुण है और विषाद अलग गुण है। तो आपका जो प्रश्न था कि अच्छा विचार आया, तो अच्छा विचार जो आया वो सत्व का ही, ऐसा नहीं है। अच्छे विचार सत्व के भी आते हैं, रज के भी आते हैं और तम के भी आते हैं। और सत्व जब अच्छा विचार उत्पन्न किया तो रजोगुण का भी अलग विचार आएगा। विचार केवल सत्वगुण से नहीं आते, तीनों गुणों से विचार आते हैं। विचार तीनों गुणों से आएंगे। सत्वगुण से जब विचार आएगा तो अच्छा होगा, तमोगुण से जब विचार आएगा तो वो अलग प्रकार का विचार होगा, रजोगुण का जो विचार आएगा वो अलग प्रकार का विचार होगा। आपका जो प्रश्न था वो क्या था, वो एक बार आप रख दीजिएगा। मैं पूछ रहा था कि सत्व, रजस और तमस में जब हम भेद करते हैं तो इसमें कहते हैं कि सत्व ज्ञान प्रधान होता है, यानी उस स्थिति में हम क्रिया को नहीं देख रहे हैं। नहीं, सत्व का ज्ञान प्रधान एक गुण हो गया ना। सत्व का ज्ञान, वो ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है, तो वो एक गुण हो गया सत्व का। यानी उसमें क्रिया गुण भी है सत्व का ही। सत्व में क्रिया जो है वो भी देखते हैं, सत्व के कारण से जो है क्रिया होती है। हम रजस को क्या कहते हैं, क्रिया रूप देखते हैं रजस नहीं, को। क्रिया भी हो रही होती है वहां पर। जब आप ज्ञान प्रदान आप देख रहे हैं, वहाँ क्रिया नहीं हो रही हो ऐसा नहीं है, वहाँ क्रिया भी हो रही है, ज्ञान भी हो रहा है और स्थिरता भी है। वहाँ पर तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः किसको आप देखना चाह रहे हैं वो देखना है। अगर सत्वगुण प्रधान है तो आप उत्तम ज्ञान को करते हुए भी वहाँ क्रिया भी कर रहे होते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो उत्तम बातें बता रहे हैं, तो सत्वगुण से ही तो बता रहे हैं, लेकिन वहाँ क्रिया भी हो रही है ना, साथ साथ में रजोगुण भी काम कर रहा है। और स्थिर होकर के, खड़े होकर के जब बता रहे हैं तो वहाँ तमोगुण भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो केवल सत्वगुण ही काम कर रहा होता है। यानी ये जो बात कही प्रधानता से इन्होंने कहा है इसको। जी, इसमें अगली पंक्ति में जो कहा है ना, वो ये भी तो बता दिया ना कि ये दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं। मिथुन भी होता है और जनन भी होता है, आश्रय आश्रयी भाव भी है, और अभिभाव्य और माने एक दूसरे को दबाने वाले भी हैं। इनका जो संयोग होता है ना मिथुन, वो भी बता दिया, एक दूसरे को पैदा करते हैं। माने सत्व जो है कभी कभी रजस को जन्म देता है, तमस को भी जन्म दे देता है, और रजोगुण सत्व को, तमोगुण को। अभिभव, आश्रय, जनन, इस पर विचार करेंगे ना तो ठीक बैठेगा। ये पहली प्रीति अप्रीति विषादात्मका, ये तो इनका स्वभाव है और ये इनका सामर्थ्य है। प्रकाश प्रवृत्ति नियम, ये इनका सामर्थ्य है, ये इनका स्वभाव है। जैसे कि सुख इनका स्वभाव है, सत्व का स्वभाव प्रीति, रजस का स्वभाव अप्रीति, तमस का स्वभाव विषाद, ये इनका